से जाकिर हुसैन का याद है? आप शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री की याद है? अब्दुल कलाम को बोलो, किसने बनाया? अब्दुल कलाम और अब्दुल कलाम में फर्क है। अरे आपको पता नहीं देश? अरे यार, जब आपको नाम तक नहीं पता तो फिर मेरी इसमें क्या गलती है? देश के पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, पता है आपको? देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन? भाई मैं तो ये बोलता हूँ, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री की छोड़ो, नहीं, यहाँ बात शिक्षा मंत्री की हो रही है ना। इतना कोई नॉलेज लेके आएगा यहाँ पे कि पहले देश? पब्लिक प्रेस इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में मौजूद है। आपको बता दें कि लगातार जो लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। इन सब के बीच लगातार वोट परसेंटेज कम हो रहा है। इन सब के बीच हम बात करने के लिए शर्मा जी के साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, लगातार 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन लगातार वोट परसेंटेज कम हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन ये वोट परसेंटेज कम होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया, आपका वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, आपको वोट करना चाहिए, निकल के बाहर आना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो एलीट वर्ग होता है ना, जो बहुत अति संपन्न वर्ग है, वो तो वोट देने बाहर ही नहीं निकलता। और जो बिल्कुल लोअर क्लास है वो भी अक्सर वोट का में गड़बड़ कर जाता है, तो रह जाता है। और कुल मिला के मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास जो है इस बार वो बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि करना क्या चाहिए, दिशाहीन सा अपने आप को समझ रहा है, तो जिसकी वजह से वोट परसेंटेज में कमी आ रही है। लेकिन ये चिंताजनक स्थिति है। वोट परसेंटेज होना चाहिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार चुनी जानी चाहिए। आपको अधिकार मिला है संविधान के द्वारा अपनी सरकार चुनने का। आप जब अपनी मनमर्जी की सरकार नहीं चुनोगे और वोट नहीं डालोगे तो फिर कल को आपको सरकार को कोसने का भी कोई हक नहीं बनता। लोकतंत्र में जब वोट परसेंटेज डिक्लाइन मोड में आता है तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? वोट परसेंटेज अगर डिक्लाइन मोड पे आता है तो आपको सबसे पहला तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है, सत्ता के खिलाफ लहर, उसे माना जाता है। क्योंकि सत्ताधारी जो अक्सर जो होते हैं वो तो सोचते हैं अरे हमारा पार्टी तो जीत ही रही है, हमारी पार्टी तो जीत ही जाएगी, ये तो पक्का है जीते हुए। जैसे कि आजकल मोदी जी ने फैला रखा है 400 पार 400 पार 400 पार, तो उनके जो परसेंटेज हैं, जो उनका वोटर है, वो तो यही सोचे बैठा कि हाँ जी हमारा तो जीतना है, कन्फर्म है हमारा। तो वो सोचते हैं यार मैं क्या करूँगा जाके वोट, ये तो पड़ोसी तो दे ही आएगा, ये तो जीते ही पड़े हैं। तो बस इस वजह से फ़र्क पड़ता ही है। तो ये हमेशा इसको उल्टे सिस्टम में लिया जाता है। लेकिन जिसे हराना है वो लगा होता है कि नहीं मुझे तो अब इसको हराना है, मुझे एंटी जाना ही जाना है, मुझे तो वोट देना ही देना है, तो मैं तभी जाके बदलाव ला सकूँगा। तो वो लोग निकलते हैं, ये फ़र्क आता है। हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जाते हैं, जिस तरीके वो भाषण देते हो, कहते हैं कि मैं बंगाल का बेटा हूँ, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? वो एक बात बताओ, वो कहाँ नहीं गए और कहाँ के लिए उन्होंने अपने आप को घोषित नहीं करा। मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं तेली का बच्चा हूँ, मैं और ओबीसी का बेटा हूँ, और मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। कभी उनकी माता जी गरीब हो जाती हैं, कभी उनके घर में 5-5 हट्टे लोग पैदा होते हैं। कभी वो जिस काल के दौरान की वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैं मेरी माता जी बर्तन मांजा करती थी और मैं गरीब था और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था। उसी दौर की उनकी जो है फ़ोटोज़ आती हैं, पेरिस में घूमते हैं, एफिल टावर के सामने खड़े हुए, अमेरिका में घूमते हुए, तभी की वो कहानियाँ सुनाते हैं कि जी मैं डिजिटल कैमरा लेके वहाँ अमेरिका पहुँच गया और मैं अमेरिका में भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी पीछे भी आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा कि मैं वहाँ पे लंदन में गया था और मेरे पास एक वो बहुत शानदार किस्म का टैबलेट था। मैंने वहाँ पे कई दुकानें पर पूछा तो उन्होंने मना करा ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो क्या यकीन करा जाए उनकी बात का? उनके लिए तो सिर्फ वोट है, वोट है, वोट है। जिस तरीके से चुनाव में मुसलमान, मंगलसूत्र और बंगाल का नाम लिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसको सबसे बड़ी बात है हताशा के तौर पे देखा जाना चाहिए। जब हारते हैं तभी वो इसी तरह की धर्म की और वो बातें करते हैं। शुरुआत इन्होंने करी थी विकास के नाम पे अपनी, हमने विकास करा है। जब इनका एक विकास वाला पैतरा फेल हो गया, कहीं इनको कोई विकास नज़र नहीं आया, जनता को समझाने में विफल रहे कि हमने क्या विकास करा है, क्या बात करी है हमने, इमीडिएट ही आ गए अपने धर्म के नाम पे कि धर्म अगर आपने जाना है, नज़रें कैसे मिलाओगे भगवान राम से, आपने वोट डालना है। इसी तरह की इनकी सारी सिस्टम शुरू हो गए। चुनाव आयोग में शिकायतें करेगी। चुनाव आयोग आपको पता ही है, खैर आज की डेट में उसका नामो निशान में मिट चुका है, बिल्कुल ही केचुआ हो चुका है वो तो। केंद्रीय चुनाव आयोग मतलब केचुआ, तो वहाँ से कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जब इन्हें पहले चरण के चुनाव में दिख गया कि हमारे फेवर की वोटिंग नहीं हुई, इनके जो बूथ की टेबल्स थी वो सब खाली पड़ी नहीं, हालत इनको खस्ता नजर आई, फिर उसके बाद ही आगे मंगलसूत्र पे और इन सब चीज़ों पे, मछली मटन, शुरुआत ही आपने वो करी, मतलब ओवरऑल इन्होंने जाके केंद्रित उसी चीज़ पे कर दिया। अब लास्ट एंड फाइनल ये मनमोहन सिंह जी के वो पुराने बयान पे, जो कभी इन्होंने पढ़ा ही नहीं पूरा, उस आधे अधूरे बयान को लेकर इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। खुल के अब आ गए हाँ जी हिंदू मुस्लिम कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो मुस्लिम आपका सारा सामान खा जाएंगे, आपके मंगलसूत्र बेच डालेंगे, ये कर देंगे, कांग्रेस खा जाएगी। क्या पूरे के पूरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं कोई ऐसा शब्द है? कहीं भी कुछ नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा मेंशन ही नहीं करा कि हम कोई इस तरह का नया कर लगाएंगे या कुछ और बात करेंगे, कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन इनकी हताशा साफ जाहिर हो रही है। तो अल्टीमेटली अपनी उसी चीज़ पे वापस आ गए हैं और इन्होंने अपना दिखा दिया कि हम किस किस्म की राजनीति करते हैं। इनके आगे धर्म की राजनीति के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। ले दे के घूम फिर के इन्होंने धर्म के नाम पे आना। सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी वाले, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम किए तो काम को लेकर वोट मांगे, लगातार विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं। आपसे मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आसान भाषा में कि काम किए तो आप काम पे मांगे, लेकिन आप काम को ना लेके आप कांग्रेस का डर दिखा रहे हैं। ये कितना लोकतंत्र में कितना फायदा होगा, इसका नुकसान होगा लोकतंत्र में? देखिए, जब आपने कुछ काम ही नहीं करा तो आपकी जाहिर सी बात है लकीर आपकी छोटी है।
और आप दूसरी बड़ी लकीर को खिंचवाने के लिए आप उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हो कि ताकि मेरी लकीर बड़ी दिख जाए, लेकिन आपकी लकीर तो छोटी ऑलरेडी खिंची हुई है ना, वो जनता को दिख रहा है। हर तरह से आप देखिए कि जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट जाते हैं, जहाँ जहाँ इनके चुनाव के लिए अपने लड़ने इनके जो कैंडिडेट हैं, गाँव में पहुँच रहे हैं, देहातों में पहुँच रहे हैं, उनको लठ ले लेके भगाया जा रहा है। हर जगह जनता इनको दौड़ा दौड़ा के भगा रही है। जो एक बार राहुल गांधी जी ने कभी कहा था कि चिंता ना करो नरेंद्र मोदी जी, आपके टाइम आने वाला ऐसा है कि जनता आपके पीछे लठ लेके भागेगी, डंडे ले लेके आपको दौड़ाएगी। तो हर जगह नेगेटिव इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आगे घूम फिर के अपनी उसी चीज़ पे विकास इन्होंने करा होता ऑटोमेटिकली लोग देते ना। हमें भी भाई साहब कोई आपत्ति नहीं है, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। हमें अल्टीमेटली सरकार चाहिए। सरकार अगर कुछ दे रही है, ठीक ठाक कर रही है, तो हमें किस बात की शिकायत तब होती ना जब सरकार कुछ नहीं कर रही होती या कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा होता। 2020 के चुनाव की बात है, केजरीवाल साहब ने दिल्ली से चुनाव लड़ा। उन्होंने सीधी एक ही बात बोली थी, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। उन्होंने दूसरी चीज़ ही नहीं कही कोई सी भी। गिनती की उन्होंने एक ही बात बोली थी, एक ही लाइन पर उन्होंने पूरा चुनाव पार कर लिया और 62 सीट लेके आ गए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो काम जरूरी थे, जो सरकार के काम थे, वो करके दिखा दिए। तो सीधी सी बात है, उनको वोट मिल गए पूरे के पूरे। जब आप कहते हो कि जी मैंने काम करा है और काम आपको दिखेगा, लोगों को, जनता तक वो चीज़ें पहुँचेंगी, झूठ फरेब नहीं पहुँचेगा, सच्चाई पहुँचेगी, तो लोग अपने आप वोट दे देंगे उनको। बस चुनाव 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, ठीक है, बचे हुए 5, क्या बदलाव की स्थिति नजर आ रही है? पूरी आ गई जी। देखिए अब आपके पास है, दूसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही 400 पार के नारे की तो हवा निकल गई। अब तो सीधा कांग्रेस को कोसने पे आ गए हैं। अब इन्होंने एक बार भी नारा देना बंद कर दिया किसी भी सभा में, हमें 400 पार चाहिए, हमें 400 पार पहुंचा दो। अब वो सीधा कह रहे हैं कांग्रेस तुम्हारे मंगलसूत्र लूट के ले जाएगी, कांग्रेस तुम्हारी संपत्ति छीन लेगी, कांग्रेस तुम्हारी संपत्ति छीन के मुसलमानों में बांट देगी। खुल के नाम ले रहे हैं अब तो सीधा मुसलमानों में बांट देगी। भाई कौन सा ऐसा उन्होंने लॉ ले लिया, या उन्होंने कौन सा 45 पेज का अपना घोषणा पत्र उनको पढ़ो, उन्होंने कहीं भी कोई मेंशन करी इस चीज़ को? कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन उनका डर दिखाया जा रहा है कि ये अगर सत्ता में आ गए तो मुसलमानों का नाम ले रहे हैं। मैं बता दूं एक चीज़ आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जगह भाषण देते हैं कि मुसलमानों को हमेशा सुख सुविधा से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वंचित रखती है, ठीक है। दूसरी तरफ वो भाषण देते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जितने भी प्रॉपर्टी है सब मुसलमानों में बांट दिया जाता है। इसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है? दोनों भाषण, दोनों अलग अलग विरोधाभासी भाषण तो इनके हमेशा से ही होते हैं। हर चीज़ में आप देख लीजिए कि विरोधाभास इनका साफ साफ झलक के नजर आएगा। ये कहते हैं जी कांग्रेस ने एक बार को तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा, दूसरी तरफ ये कहते आते हैं कि जी मुसलमानों को कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। अगर भाई साहब कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा तो हमारे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या हमारे राष्ट्रपति नहीं बने? हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं बने क्या? मिसाइल मैन को क्या उन्होंने सपोर्ट नहीं करा? किसने? वाजपेयी ने बनाया ना। अरे भाई कांग्रेस ने भी तो सपोर्ट दी। कांग्रेस ने बनाया। हाँ, उससे पहले की तो आपको याद नहीं है ना, एकदम से आपने टोक दिया। जाकिर हुसैन का याद है? शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री की याद है? अब्दुल कलाम को बोलो, किसने बनाया? अब्दुल कलाम और अब्दुल कलाम में फर्क है। अरे आपको पता नहीं? अरे यार जब आपको नाम तक नहीं पता तो फिर मेरी इसमें क्या गलती है? देश के पहला शिक्षा मंत्री कौन थे पता है आपको? देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन? भाई मैं तो ये बोलता हूँ, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री की छोड़ो, नहीं यहाँ बात शिक्षा मंत्री की हो रही है ना। इतना कोई नॉलेज लेके आएगा यहाँ पे कि पहले वही बात हो रही है, उसी बात लेके आता है यहाँ पे? कोई किताब लेके आता है? देश का गद्दार कौन था मैं बता दूंगा। नहीं, देश के गद्दार की बात कौन है? देश के गद्दार कौन है? कौन है? कौन था? कांग्रेस पार्टी गद्दार है जो देश का आज तक गद्दारी कर रही है, कोई जीतने वाला नहीं है। ये साले कांग्रेस की पार्टी गद्दार 55 साल से क्या किया? 55 साल से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अब्दुल कलाम में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में फर्क ही नहीं है इन्हें पता ही नहीं पता ही नहीं ना अबुल कलाम के बारे में जानते ना अब्दुल कलाम के बारे में जानते। तो इनका बोलना तो जाहिर है कि जब इन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं कौन सा तैयारी करके आ रहा हूँ, जो तैयारी नहीं करके आ रहा है, आपको नॉलेज नहीं है तो आप गलत ही बात बोलोगे ना। हाँ मुझे तो नॉलेज है, मैं तो तभी बात बोल रहा हूँ। ये देखो अब ये टोका टाकी शुरू हो जाएंगे इनकी। ऐसे नहीं बोलते, अभी आपसे भी बात करेंगे 1 to 1 करके। आयो लड़ने थोड़ी आए भाई, आप यहाँ बात हो रही है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। बोलो नॉलेज नहीं है, चलिए कोई अपने बोलने का अधिकार है। जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता जवाब दे रही है। बस अब ये हालत है ऐसे लोगों की, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, जानकारी कुछ नहीं, और बोलना पूरी तरह से शुरू कर दिया इन्होंने। बात किसके बारे में करी जाती? बात हो रही थी कि ये लगातार उन्होंने जो है एक बार कहेगा आप कहते हैं कि उनको मुसलमानों को वंचित रखा, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण करते हो। तो ये दो बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? एक तरफ तो आप वंचित भी रख रहे हो, दूसरी तरफ आप तुष्टीकरण भी कर रहे हो। तो एक बात रखो ना, या तो आप कहोगे वंचित रखा, या आप कहोगे आपने तुष्टीकरण करा। तुष्टीकरण मतलब यही है ना कि मुसलमानों को आपने सेटिस्फाइड करा। तो बस फिर अगर सेटिस्फाइड करा है तो वंचित नहीं रहेगा, वंचित रखा है तो सेटिस्फाइड नहीं करा। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी ना। लेकिन उनकी वही बात है, अमरोहा में गए वोट मांगने तो मोहम्मद शामी उनके खास हो गए। हाँ मोहम्मद शामी खास हो गए। राजस्थान में गए तो वही मुसलमान कम्युनिटी उनकी दुश्मन हो गई कि देख लो यहाँ पे कन्हैया दर्जी लाल और वो सभी यादें शुरू कर दी उन्होंने इमीडिएट। तो दोगलापन है लगातार उनका, लगातार इसी चीज़ों पर चलते हैं, वो लगातार चलते आए हैं। 10 साल हो गए जनता को देखते देखते। अब जनता भी समझ चुकी है कि हालत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, कौन सही है और कौन गलत है।
हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। हम पूर्वी दिल्ली की सीट की बात करते हैं, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। इस सीट को आप कैसे देखते हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली में जी कन्हैया कुमार जी का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है लगातार। और फिलहाल हम जहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं तो चांदनी चौक में मुझे यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जी नजर आते हैं। शानदार कैंडिडेट है, सीट निकाल के लेके जाएंगे। 3 बार ऑलरेडी यहाँ से सांसद रह चुके हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व करा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। आज तक की बेदाग छवि है उनकी। तो इस सीट से तो मैं कम से कम चांदनी चौक से तो बिल्कुल श्योर हूँ जयप्रकाश अग्रवाल जी जो है यहाँ से जीतेंगे। जनता भारी बहुमत से उन्हें जिताएगी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार जी सीट निकालेंगे। आने वाले 4 जून को आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर। कंफर्म? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सर? नहीं, कॉन्फिडेंस देखिए, मैं ज़मीनी हकीकत भी देखता हूँ ना, लगातार सड़कों पे आते जाते लोगों से मिलता हूँ, लेबर से मिलता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ। और कल परसों भी मैं भी गाजियाबाद गया था, साहिबाबाद में। यूपी को गढ़ माना जाता है, यूपी लगातार। मैं ई रिक्शा में बैठा, वहीं ये बातें हो रही थी लगातार। यार इस सरकार ने तो हाल ख़राब कर रखा है भाई, ना बोलने देते, ना काम करने देते, ना धंधा करने देते। वहाँ की जो लेबर, वहाँ के क्रेन ऑपरेटर, मेरा बिजनेस है उस काम के लिए मैं गया था, क्रेन ऑपरेटर वगैरह, वहाँ की जो लेबर थी, अंदर के काम करने वाली लेबर, वहाँ के दुकानदार, ऑटो वाले, सब्जी वाले। बात मैं जाता हूँ तो बात करता हुआ जाता हूँ लोगों से, हाँ भाई क्या चल रहा है, किसको दोगे, क्या चल रहा है। सब तरफ से एक ही बात आई, भाई साहब सरकार ने जीना आराम कर रखा है। सरकार की तरफ सवाल ये उठता है कि लोग तो नाराज है सरकार से, नो डाउट, लेकिन इस चीज़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। वोट कन्वर्ट हो जाएगा साहब, इस बार वोट कन्वर्ट होना ही होना है। जब इतने लोग नाराज हैं तो यही बात जो आपने कही, ये बात मैंने उन लोगों को मैंने कहा भाई वोट डालने जाते हो कि हाँ जी जाते तो हैं, लेकिन कई बार मिस हो जाते, लेकिन इस बार जरूर जाएंगे, वोट जरूर डाल के आएंगे। मैंने कहा भाई वोट जरूर डाल के आना, अगर तुम्हें नाराजगी है सरकार से तो सरकार के खिलाफ डालना, अगर सरकार पसंद है तो सरकार के फेवर में डालना, लेकिन वोट जरूर डालना। मैं ये अपील सबसे करता हूँ कि वोट जरूर अपना डालो, जो आपको आज़ादी मिली है वोट देने की उसका सदुपयोग जरूर करो। एक आखिरी प्रश्न आप करें कि अगर 4 जून का आने वाली इंडिया अलायंस जीत रही है, अगर इंडिया अलायंस आती है सत्ता में, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मैं तो जी राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने इस देश के। बिल्कुल तरक्की पसंद आदमी है, विजनरी आदमी है, जिसे कहा जाता है दूरदर्शी आदमी। राहुल गांधी जी आज की डेट में ऐसे अकेले नेता है जो पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी के 303 सांसद, मीडिया हाउसेज कम से कम 70 से ऊपर मीडिया हाउसेज, वो ईडी, आईटी, सीबीआई, वो सारे सरकारी प्रशासनिक तंत्र से लगातार एक अकेला बंदा जो है वो लड़ रहा है। एक अकेला बंदा राहुल गांधी है जिसने आज तक घुटने नहीं टेके। आप देख लो इस चीज़ को, हर जगह हर मौके पे वो चट्टान की तरह सीना तान के खड़े होते हैं। विज़न उनका बिल्कुल क्लियर होता है, बात उनकी कहीं की खोखली नहीं होती। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में साफ बोला है, मैं